वेलकम बैक मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों। आज का जो टॉपिक है वो नया चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें। चैप्टर का नाम डाल लें विद्युत चुंबकीय तरंगें, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको सीखने से पहले एक पहला आर्टिकल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है विस्थापन धारा। ये मैक्सवेल ने दिया है नाम। फिलहाल आप नाम डालें, सब इस चैप्टर के अंदर पहली हेडिंग पड़ेगी विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये कैसी धारा है, क्या है, चलो इस पे बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम में ध्यान देना, ये देखिए दो प्लेटें हमने बनाई हैं, एक संधारित्र है, ये कैपेसिटर। इस संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ दिया है जहां से धारा आएगी। एक स्विच लगा दिया, जरा ध्यान से समझते जाना है। ये कोई स्विच लगा दिया, ये बैटरी हो गई हमारी। देखो धारा यहां से चलेगी तो, लेकिन जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो धारा को बहने से वो रोक देता है। यानी विस्थापन, इसमें जो धारा बहना शुरू हुई थी वो रुक जाएगी। यहां पर हम एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इस जगह पर हमने देखिए दो कर्व सरफेस लिए हैं। एक प्लेट जैसा ऐसे गोल कर्व है, ये जो अंदर रखा है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला है। देखिए एक अर्धगोला, ये ढक्कन। इस तरह का डायग्राम एक्चुअल में ये बनाया मैंने, ध्यान देना। तो इस वाले सरफेस को हमने मान लीजिए C1 नाम दे दिया और इस वाले को C2 नाम दे दिया। ये दोनों इस जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये परिपथ, ध्यान देना, अगर हम धारा चेक करें तो यहां से तो धारा चलेगी और इस प्लेट तक पहुंचेगी, लेकिन इस प्लेट पर जाकर के वो रुक जाएगी क्योंकि ये संधारित्र है। ध्यान रखिएगा, संधारित्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यहां पर इसके धारा के प्रवाह का मान 0 हो जाएगा। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने वास्तव में जो एम्पियर का परिपथ नियम होता है, आपने शायद सुना हो, एम्पियर का परिपथ नियम, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता, ध्यान रखो। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही होता है एम्पियर का परिपथ नियम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जितनी भी धारा होगी परिपथ या जो लूप आपने बनाया हो उसके द्वारा घेरी गई, उस धारा का म्यू नॉट गुना कर दो तो B डॉट dl का मान आता है। इस एम्पियर के परिपथ नियम को हम दो जगह इस्तेमाल करेंगे। C1 पर, एक देखो बंद आपका सर्किट ये बन जाएगा C1, और दूसरा ये C2 है, ये जो है ये वाला, इसको हमने C2 नाम दिया इतने को। तो पहले हम ये C1 पर अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? देखो C1 इस परिपथ को इस जगह टच कर रहा है। देखो ये अभी कैपेसिटर से बाहर का हिस्सा है कि नहीं, ये कैपेसिटर है, ये C है। देखो ये दो प्लेटें जो बनाई हैं ये संधारित्र की प्लेटें हैं। संधारित्र से बाहर तो चालन धारा होगी, यानी धारा आई होगी, चल रही होगी। संधारित्र के अंदर वो शून्य हो जाती है। तो अगर हम इस नियम, इस समीकरण को देखो, पृष्ठ C1 के लिए, पृष्ठ C1 के लिए एम्पियर का परिपथ नियम, तो मैंने कहा ये बाहर जो धारा, इसको चालन धारा नाम दे दिया, IC। C मतलब कंडक्शन शब्द से आया है, कंडक्शन होता है चालन हिंदी में। तो अब अगर ये नियम हम लोग लगा दें C1 के लिए, तो परिपथ का नाम यहां लिख दिया सफिक्स में। ये C1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र B लंबाई dl है, म्यू नॉट और IC हो जाएगा इसका। देखो ध्यान देना, जो I शब्द था उसको हमने क्या प्रयोग किया, IC।
किंतु ध्यान रखिए जब संधारित्र आवेशित होता है तो इसमें कोई धारा चालित नहीं होगी। तो हम यहां लिखेंगे किंतु संधारित्र के भीतर चालन धारा यानी आईसी शून्य होगी। तो जब चालन धारा शून्य हो गई आईसी, तो अब ये समीकरण देखो क्या बना C2 के लिए B.dl 0 आया कि नहीं आया बताओ। लेकिन आप ध्यान दो, मैंने जब डायग्राम बनाया तो हमने ध्यान दिया इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। C1 कर्व वक्र और C2 वक्र आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। अगर C1 में धारा होगी तो C2 भी होनी चाहिए, या C2 में धारा नहीं है शून्य है तो C1 पे भी शून्य होनी चाहिए। ये दोनों समीकरण अगर एक साथ आप देखो, एक बराबर में म्यू नॉट आईसी बता रहा है, एक 0 बता रहा है, तो या तो ये सही है या तो फिर ये सही। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों परिपथ आपस में एक दूसरे से हमने जोड़कर बनाए हैं। तो यही बात हमें लिखना है। हम कहेंगे यहां वक्र C1 व C2 आपस में जुड़े हैं, कनेक्ट है कि नहीं बताओ, आपस में जुड़े हैं। अतः समीकरण, इसको 2 डाला, इसको 3 डालो। समीकरण 2 व समीकरण 3 एक साथ सत्य नहीं होंगे, एक साथ सत्य नहीं होंगे। या तो फिर ये सत्य नहीं है या एम्पियर का नियम ही गड़बड़ है। या तो भाई बातें दोनों समझो। ये जो कंडीशन यहां पर है, जितनी धारा C1 के पास है उतनी ही C2 के पास होनी चाहिए क्योंकि आपस में जुड़ गए हैं ना। और सूत्र के हिसाब से समझा जाए तो बाहर तो धारा चालन होती है तो आईसी है, अंदर लेकिन संधारित्र के धारा कभी चलती नहीं है, तो वहां धारा कितनी होती है 0। तो अगर हम इसको सही माने तो ये गलत, इसको माने ये गलत, या तो दोनों को मान ले सही है किसी तरह, तो इसका मतलब सूत्र ही गलत है, तभी तो ऐसी समस्या पैदा हो रही है। तो हम कहेंगे एक साथ सत्य नहीं होंगे, अर्थात मैक्सवेल ने, किसने बताया, मैक्सवेल ने यह ज्ञात किया कि एम्पियर का परिपथ नियम, एम्पियर का परिपथ नियम पूर्ण नहीं है। पूरा नहीं मतलब कुछ छूट गया एम्पियर से, पूर्ण नहीं है। और उन्होंने एक नया पद आईडी जोड़ा। क्या जोड़ा, आईडी जोड़ा, जिसे विस्थापन धारा, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट, यहीं से यह डी जुड़ा है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। देखो एक बात ध्यान देना, जो आईडी का मान है वो होता आईसी के बराबर ही है, मान बराबर होते हैं, लेकिन आईडी होती है संधारित्र के अंदर, वो चलती नहीं, रुकी हुई अवस्था में होती है, आवेशों से बनती है, इसीलिए उसका नाम विस्थापन धारा है। और जो आईसी है वो बाहर चालन धारा होती है। दोनों के मान बराबर होते हैं। जब बाहर इसको लगाएंगे एम्पियर का नियम तो आईसी आएगा, आईडी 0 हो जाएगी, और जब अंदर लगाओगे तो आईसी 0, आईडी का मान आएगा, तब ये समीकरण सत्य हो पाएगा। तो हम कहेंगे अब एम्पियर के परिपथ नियम का संशोधित रूप, एम्पियर के परिपथ नियम का नया रूप
निम्न होगा। क्या होगा जरा सुने, वही बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। देखो ध्यान देना, यहां जो संधारित्र के बाहर आईडी का मान शून्य और संधारित्र के अंदर आईसी का मान शून्य, तो एक बार आईसी आएगा एक बार आईडी, इन दोनों के मान होते हैं बराबर। तो हम कहेंगे संधारित्र से बाहर आईसी, संधारित्र से बाहर आईडी 0 और संधारित्र के अंदर, संधारित्र के अंदर आईसी 0 तथा आईसी का मान आईडी के बराबर होगा। ये परिस्थितियां इन्होंने बढ़ाई। अभी आईडी का भी हम सूत्र लिखेंगे, पहले इतना नोट करो आप लोग। देखिए आईडी का मान कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखो धारा वैसे होती क्या, सूत्र हम लोग जानते हैं, धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हो, धारा कहते हैं। हम जानते भी लिख सकते हैं, ये बात तो हम जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसे आई से दर्शाएंगे। आई बराबर हो जाएगा डी क्यू अपन डी टी। और देखिए अगर हम गॉस की प्रमेय इस्तेमाल करें, देखो गॉस की प्रमेय में फाई बराबर होता, तुम्हें याद होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सुना कि नहीं सुना। तो क्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, इसको यहां रख लो देखो। तब ध्यान देना आई बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी और क्यू के स्थान पे हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो डी फाई ई अपान डी टी। ये जो मान है ना, ये विस्थापन धारा का मान है, इसको नोट कर लो। चाहो तो अब हम एम्पियर के नियम को एक और तरीके से लिख पाएंगे। अब जो एम्पियर का नियम है देखो, अब एम्पियर का नियम क्या बनने वाला देखना जरा, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आईसी तो अपनी जगह रहेगी और आईडी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। नोट कर लीजिए, कंप्लीट हुआ।